कॉर्पोरेट टैक्स के अंतर्गत टैक्सेशन एंड डिविडेंड डिसीजन, पिछले क्लासेज में हमने फाइनेंशियल डिसीजन के तहत क्या देखा था, टैक्सेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। आज हम लोग देखेंगे दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है फाइनेंशियल, वो है टैक्सेशन एंड डिविडेंड डिसीजन, यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी के द्वारा किया जाता है अपने शेयर होल्डर्स को, उस संबंध में टैक्स क्या इंपॉर्टेंस रखता है, कैसे हमारा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा डिसाइड किए गए डिविडेंड अनाउंसमेंट को टैक्सेशन प्रभावित करता है, और किस प्रकार से डिविडेंड पेमेंट किया जाए और उस मोड ऑफ पेमेंट के आधार मोड ऑफ पेमेंट को टैक्सेशन कैसे प्रभावित करता है, इन तमाम बातों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें व्हाट यू मीन बाय डिविडेंड, है ना। इन जनरल डिविडेंड refers to part of profit after tax which is distributed by a company to its existing shareholders in proportion of shares held by them। एक कंपनी के द्वारा अपने अर्न किए गए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, यानी टैक्स चुकाने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स के बीच प्रॉफिट का जो भाग बतौर डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स के द्वारा रखे गए होल्ड किए गए शेयर्स के रेशियो में अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन आप लोग जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिम्ड डिविडेंड की बात होती है। डिम्ड डिविडेंड वह माना गया लाभांश। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 222 के अंतर्गत, एज पर सेक्शन 222 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, following distribution made by a company to its shareholders are deemed as dividend to the extent of accumulated profit retained in company, retained with the company at that time। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 222 बताता है कि एक कंपनी के द्वारा अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, यानी जमा लाभ से, एकत्रित लाभ से निम्न किया गया अपने शेयर होल्डर्स को निम्न वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डीम्ड एज डिविडेंड, है ना। यानी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 222 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस मेड बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स
are deemed as dividend to the extent of accumulated profit retained with the company at that time। यानी डिस्ट्रीब्यूशन के समय कंपनी के पास जो जमा लाभ है उतना तक किया गया निम्न डिस्ट्रीब्यूशन, जो आगे हम ABCD करके बताएंगे, वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन इनकम टैक्स के आइज में डिविडेंड माना जाता है। ऐसे नॉर्मली हमने देखा कि डिविडेंड अपने अर्निंग के जो टैक्स देने के बाद प्रॉफिट बचता है उसमें से जो शेयर होल्डर्स के बीच बांटा जाता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, नॉर्मल डेफिनेशन। बट इनकम टैक्स में इसको थोड़ा डिम्ड डिविडेंड के रूप में अलग ढंग से डिफाइन किया गया है। सेक्शन 222A के तहत याद रहे 222A, any distribution which causes release of company's asset, कंपनी के द्वारा अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से किया गया कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर होल्डर्स को किया गया डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी के एसेट को कम करता है, रिलीज कर देता है, यानी कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, वो डिविडेंड माना जाएगा। सेक्शन बी कहता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड by way of issuing debentures or deposit certificates to its preference shareholders, any distribution made by a company by way of issuing debentures or deposit certificates to its preference shareholders, यानी एक कंपनी के द्वारा अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर डिबेंचर्स सर्टिफिकेट या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशू किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट, हमेशा ध्यान में रखें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, तो वो क्या कहलाएगा, डिविडेंड माना जाएगा। सी, any distribution made on liquidation of the company, of a company, एक कंपनी के द्वारा अपने लिक्विडेशन के टाइम, यानी समापन के समय जब कंपनी बंद हो रहती है, एंड ऑफ होता है, उसका वाइंड अप होता है, तो उस वाइंड अप के समय अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से कोई भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन शेयर होल्डर को किया जाता है तो वो भी डिविडेंड माना जाता है। डी, एनी डिस्ट्रीब्यूशन made by the way of capital reduction, अगर कोई कंपनी कैपिटल में, इक्विटी कैपिटल में रिडक्शन लाना चाहती है, यानी अपने इक्विटी कैपिटल को कम करना चाहती है, तो सपोज कीजिए कि 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 30,000 शेयर्स कंपनी ने इशू कर रखा है या 1 लाख शेयर्स इशू कर रखा है, लेकिन दिस टाइम कंपनी फील्स दैट द कैपिटल रेजेस थ्रू इक्विटी शेयर्स इज मोर देन द रिक्वायरमेंट, तो एक्स्ट्रा बर्डन ओवर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन में है। ऐसे में कैपिटल पर जो डिविडेंड दिया जा रहा है वह नंबर ऑफ शेयर्स अधिक होने के कारण
पर शेयर कम पड़ रहा है, शेयर होल्डर्स में असंतोष फैल सकता है। तो ऐसे में, और दूसरी बात कि कंपनी यानी ओवर कैपिटलाइजेशन के वजह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैपिटल को नहीं कर पा रही है, तो वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बदलाव लाने के लिए इक्विटी कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। उसका सोच होता है कि कंपनी के द्वारा सेल्फ जनरेटेड जो कैपिटल है, जिसको रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, प्रॉफिट रिटेन्ड इनसाइड बिजनेस, वह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जमा हो चुका है। अतः उसके कारण जो कैपिटल बेस बढ़ चुका है, तो इक्विटी कैपिटल जो शेयर के माध्यम से इशू किया गया, उसकी आवश्यकता उतनी नहीं है, दैट कैन बी रिड्यूस। तो इस सोच से प्रभावित होकर कंपनी रिडक्शन इन कैपिटल लाती है, यानी रिफॉर्म्स लाती है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको पर शेयर सपोज कीजिए 10 रुपीज़ वापस करना चाहती है। तो 1 लाख शेयर्स अगर है, 10 रुपीज़ पर शेयर लौट आएगी तो 10 लाख रुपए लौट आएगी शेयर होल्डर्स को। ऐसे में मिस्टर एक्स मोहन, जिसका हम टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं, उसके पास कंपनी का अगर 1000 शेयर्स था, तो उसे भी 1000 इंटू 10 पर शेयर 10,000 रुपये वापस मिलेंगे। तो ये 10,000 रुपया उसके लिए डिविडेंड माना जा सकता है, बशर्ते ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दैट टाइम, जिस समय ये कंपनी कैपिटल में रिडक्शन लाई, कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कम से कम 10 लाख हो। अगर देखा जाए कि कंपनी का उस वक्त एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 7 लाख है, इसका मतलब 10 लौटा रही है 10 लाख और कैपिटल प्रॉफिट होल्ड कर रही है 7 लाख, यानी 70%। तो मिस्टर एक्स का जो 10,000 का रिफंड है कैपिटल का, उसका 70% 7,000 डिविडेंड माना जाएगा इन प्रोपोर्शन ऑफ retained earnings held by the company at the time of such distribution or by way of capital in reduction. The most important section 222E, याद रहे सब में 222 लगा हुआ। Any loans and advances given by a closely held company to its shareholders during the previous year who holds minimum 10% equity shares of the company, or to a firm in which such shareholder has substantial interest, you may say 20% of profit share will be taxable as dividend and deemed as dividend. एक कंपनी को अगर देखा जाए ओनरशिप हिसाब से तो 2 प्रकार का होता है, एक वाइडली हेल्ड और एक क्लोजली हेल्ड। वाइडली हेल्ड उस कंपनी को कहते हैं जिसमें जनता का सार्वजनिक हित है, यानी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में पब्लिक का। तो ऐसी कोई भी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर की भी कंपनी, जिसमें गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट ओन्ड किसी कॉरपोरेशन का, आरबीआई का या आरबीआई के द्वारा गवर्नड किसी कंपनी का, बैंकिंग यूनिट्स का मिनिमम 40% इक्विटी शेयर्स हो, यानी जिस कंपनी का शेयर आरबीआई के पास 40% मिनिमम हो, या आरबीआई के जो गवर्न किया गया जो बैंक्स है, अदर नेशनलाइज बैंक, उसके पास हो, या गवर्नमेंट के पास हो, या गवर्नमेंट के इनकॉर्पोरेशन के पास हो, तो ऐसे कंपनी को वाइडली हेल्ड कहते हैं, यानी जनता की सार्वजनिक हित वाली कंपनी। चूंकि 40% गवर्नमेंट या गवर्नमेंट उन इंस्टीट्यूशंस को जा रहा है डिविडेंड प्रॉफिट, इसीलिए उसको जनता की सार्वजनिक हित कहते हैं। लेकिन वह कंपनी जिसमें इस प्रकार का 40% शेयर का होल्डिंग आरबीआई या उसके उपक्रम का पास नहीं है, तो ऐसे कंपनी को क्लोजली हेल्ड कहा जाता है। मोस्टली प्राइवेट शेयर होल्डर्स और ओनर्स हैं, उसमें शेयर में पैसा लगाए हुए। तो एक क्लोजली हेल्ड कंपनी के द्वारा अपने किसी ऐसे शेयर होल्डर्स को, जिस शेयर होल्डर का उस कंपनी में कम से कम 10% इक्विटी का ओनरशिप हो, गत वर्ष में यानी प्रीवियस ईयर में दिया गया कोई लोन या एडवांस, या ऐसे फर्म को दिया गया लोन और एडवांस जिस फर्म का पार्टनरशिप इस 10% होल्डर के पास हो, यानी वो व्यक्ति जो कंपनी का 10% इक्विटी शेयर खरीदा है, उसने खुद गत वर्ष में कोई लोन लिया है या अपने किसी ऐसे फर्म को लोन दिलाया है जिस फर्म में मिनिमम 20% यानी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, शेयर हो उसका, उस फर्म को लोन दिलाया, यानी खुद भी लिया फर्म को भी लोन दिलाया, तो दोनों को सम अप कर दीजिए। उतना तक अगर कंपनी के पास उस डेट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो दैट लोन अमाउंट और एडवांस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड फॉर दैट वेरी शेयर होल्डर एंड इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ दैट शेयर होल्डर्स। गौर कीजिए, लोन दिया जा रहा है कंपनी को,
कंपनी के द्वारा, और लोन को डिविडेंड अमाउंट माना जा रहा है और वो टैक्सेबल भी होता है। तो यहाँ पे सोच ये है कि आपने कंपनी से आगे आने वाले वर्ष में जो डिविडेंड कंपनी से मिलता है उसको आपने एडवांस ले लिया, ऐसा टैक्स डिपार्टमेंट मानता है कि अब अगले साल आपका एक्चुअल डिविडेंड जो बनेगा लोन में सधेगा, वो यानी एडजस्ट होता चला जाएगा। इसलिए डिविडेंड आज ही आप प्राप्त कर चुके हो तो फिर आज ही हम टैक्स लगाएंगे। ओके, कहने का मतलब ये जो आप 5 देख रहे हैं डिम्ड डिविडेंड, फर्स्ट है एनी डिस्ट्रीब्यूशन विच causes release of company's assets, any distribution made by issuing debentures वगैरह। ये 4 में से 4 जो फर्स्ट 4 है, ये फर्स्ट 4 है, ये एग्जेम्प्टेड है, यानी टैक्सेशन पॉइंट से देखें तो एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034, लेकिन इसके बारे में और भी नया सेक्शन इंसर्ट किया गया जो देखेंगे। लेकिन ये 222E जो है यही एक डिविडेंड है दैट इज टैक्सेबल डिविडेंड। ये ध्यान में रहे, हम मार्किंग इसलिए कर दिए कि आपके दिमाग में ये बात रहे कि डिम डिविडेंड के 5 पॉइंट्स में से फर्स्ट 4 पॉइंट्स एग्जेम्प्टेड डिविडेंड के रूप में माने जाते हैं, और सेकेंड लास्ट जो ई है 2 सेक्शन 222E के तहत वो टैक्सेबल है।